नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब ऐसा लग रहा है कि गौतम अदानी का नाम लेना एक गुनाह हो गया है। जैसे ही आपने अगर गौतम अदानी के खिलाफ कुछ बोला, तो आपके वीडियो को तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के एक मेल के जरिए उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। कुछ इसी तरीके का इंजंक्शन ऑर्डर गौतम अदानी ने रोहिणी की एक अदालत से, दिल्ली का जो रोहिणी कोर्ट है, एक सेशंस कोर्ट है, वहां से उन्होंने एक इंजंक्शन, इंटरिम इंजंक्शन ले लिया, ये कहते हुए कि, और वो भी जॉन डो ऑर्डर है। जॉन डो ऑर्डर मतलब जो सब पर लागू होता है, एक का दुक्का नहीं। कोई भी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, अगर उसने अदानी के खिलाफ कोई भी वीडियो किया है जिसमें उसकी छवि धूमिल हुई है, उस वीडियो को आपको हटाना होगा। अब ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं। कुछ इसी तरीके का नोटिस 138 यूट्यूब वीडियोस को हटाने का आया है, और अदानी की हिट लिस्ट पर मामूली पत्रकार नहीं है। ये वो पत्रकार हैं जिनको लोग करोड़ों की संख्या में सुनते हैं। रवीश कुमार, देशभक्त, अजीत अंजुम, ये तमाम वो वैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर शिकंजा कसा गया है, और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर एक नोटिस आया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से, और साथ में यूट्यूब ने भी इस नोटिस को लिखा है। और इस नोटिस में कौन कौन जर्नलिस्ट शामिल हैं? पत्रकार परंजय गुहा ठाकुर था, रवि नायर, अबीर दास गुप्ता, आयुष्कांत दास तथा आयुष जोशी ने रोहिणी कोर्ट के विशेष सिविल जज अनुज कुमार सिंह द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने 2 अलग अलग अपीलें जिला अदालत में दायर की है। ये रोहिणी कोर्ट का जो उसको ये सारे पत्रकार चुनौती दे रहे हैं। अब अदानी ग्रुप पर कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी की खबरें छापने वाले प्रमुख पत्रकारों पर दिल्ली कोर्ट का गैग ऑर्डर भारी विवाद का कारण बन गया है। पत्रकारों का आरोप है कि रोहिणी कोर्ट के 6 सितंबर के आदेश में किसी विशिष्ट सामग्री को मान हानिकारक बताए बिना पूरी तरह से प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच सरकार ने कोर्ट के इसी ऑर्डर का हवाला देकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से 138 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने के नोटिस जारी किए हैं। अब आपको वो खबर स्क्रीनशॉट पर दिखाना चाहती हूँ, अगर आप उसको प्ले करें, कि ये जो पूरी खबर है न्यूज मिनट और कई प्लेटफॉर्म्स पर ये खबर है। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑर्डर्स टेक डाउन ऑफ 138 यूट्यूब वीडियोस, 83 इंस्टाग्राम पोस्ट ऑन अदानी साइटिंग कोर्ट ऑर्डर। यानी कि ये कोई भी आप निचली अदालत से आप एक ऑर्डर निकलवाइए, उस ऑर्डर के जरिए यूट्यूब पर दबाव बनाइए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन तो ब्रॉडकास्टिंग तो आपके लिए तत्पर खड़ा ही हुआ है, और कुछ इसी तरीके का ये मोडस ऑपरेंडी समझ में आ रहा है। यानी कि अब अदालत भी इस मोदानी के गिरोह में शामिल हो गई है। निचली अदालतों को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में अभी तब भी थोड़ी नैतिकता बची हुई है। इसलिए अब गौतम अदानी और मोदी जी, खासकर जो इनका गिरोह है, मोदानी गिरोह जिसको कहते हैं, इस गिरोह ने अब निचली अदालतों को पकड़ना शुरू किया है, उसको अपने गिरोह का हिस्सा बनाकर, और इस तरीके से पत्रकारों को दंडित करने की कोशिश की जा रही है। और खासकर वो पत्रकार जो कि लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं, जो लगातार सच्चाई की आवाज उठाते हैं, और उनके प्लेटफॉर्म को ये बताया जाता है कि ये तो एंटी इंडिया ताकतें हैं। अब ये जो पूरा मामला है, ये अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी कि एईएल द्वारा दायर मानहानि मुकदमे से जुड़ा है, यानी कि डेफेमेशन का मामला है, जिससे कंपनी ने दावा किया कि ये पत्रकार और कार्यकर्ता एंटी इंडिया ताकतों से मिलकर उसकी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोर्ट ने 6 सितंबर को अंतरिम आदेश जारी करते हुए पत्रकारों को अनवेरिफाइड, अनसब्सटैंशिएटेड और प्रथम दृश्या मान हानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया। पत्रकारों की अब चुनौती, पत्रकार अब ये इसमें इन्होंने अपील दायर किया है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों ने दिल्ली के कोर्ट में 2 अपील्स दाखिल की हैं, एक परंजय गुहा ठाकुरता की तरफ से और दूसरी अन्य 4 पत्रकारों के संयुक्त रूप से। अपील में कहा गया है कि कोर्ट के ऑर्डर में यह साफ नहीं किया गया है कि कौन सी सामग्री मान हानिकारक है। गुहा ठाकुरता ने अपनी अपील में कहा कि एईएल का नाम हमने अपनी किसी रिपोर्ट में नहीं लिया, केवल गौतम अदानी या अदानी ग्रुप का जिक्र किया है। अपील में यह भी कहा गया है कि हर विवादित प्रकाशन में केवल गौतम अदानी या अदानी ग्रुप का उल्लेख है, एईएल का नहीं है। पत्रकारों का तर्क है कि ये ऑर्डर प्रेस फ्रीडम और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अब वाकई में इस खबर को लेकर काफी हड़कंप मचा है। आपको 2 ट्वीट दिखाते हैं। सबसे पहले तो दीपक शर्मा, जो कि जाने माने
यूट्यूब पर उनका बड़ा प्लेटफॉर्म है और आप उनको अक्सर सुनते रहते हैं। और दीपक शर्मा का वो ट्वीट दिखाइए और फुल स्क्रीन दिखाइए, थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा है ताकि दर्शक भी पढ़ सके। इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए दीपक शर्मा का ट्वीट, और इसमें देखिए क्या लिखा है कि फुल स्क्रीन करिए ट्वीट को, फुल स्क्रीन करिए दीपक के, फुल स्क्रीन इसको दिखाइए थोड़ा बड़ा बड़ा ताकि ऑडियंस को दिख सके। क्या अदालत में बिना तलब किए, बिना नोटिस दिए, बिना सुने आपको कोई फैसला ईमेल भेजकर सुनाया जा सकता है? क्या आपको कुछ ही घंटों के भीतर अदानी पर किए गए सारे वीडियो डिलीट करने के आदेश दिए जा सकते हैं? रात 11:30 बजे मुझे ईमेल से आदेश दिए गए हैं कि मैं अदानी ग्रुप से जुड़े 11 वीडियो डिलीट कर लूं। आदेश में पता चला कि ऐसे निर्देश अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, ध्रुव राठी, अजीत अंजुम, प्रज्ञा, देशभक्त, न्यूज लॉन्ड्री के प्रमुख चैनलों को दिए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि वीडियो हमने डिलीट नहीं किए तो यूट्यूब इसे अपने आप डिलीट कर देगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। इसका नेक्स्ट पेज दिखाइए प्लीज। प्रशांत भूषण का ट्वीट है। प्रशांत भूषण के इस ट्वीट को देखते चौंकाने वाली बात यह है कि वीडियो हमने डिलीट नहीं किया तो यूट्यूब अदालत के कहने पर खुद सिस्टम से डिलीट कर देगा, मतलब हमारे बस में कुछ नहीं है। समझने की बात यह है कि मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, दिल्ली की रोहिणी अदालत का है, जहां फैसला 6 सितंबर को हुआ और बताया 16 सितंबर को गया, यानी अदालत को जवाब देने की तारीख 9 सितंबर गुजर जाने के बाद। अब प्रशांत भूषण ने भी एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को प्लीज आप फुल स्क्रीन दिखाएं क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट ट्वीट है और उसमें इंपॉर्टेंट है वो ट्वीट बहुत। और प्रशांत भूषण ने ये लिखा है और उसको मैं पढ़ देती हूँ, उसको फुल स्क्रीन दिखाइए। दिस टेक डाउन ऑर्डर इज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. The law on defamation is clear. If the defendant states he has stated the truth and he intends to justify the alleged defamatory statements, the court cannot issue a gag order, much less a takedown order. अब इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा इस समय है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है जनगणमन 24/7 पर। क्या कहेंगे, क्या ये यूट्यूब, ये जो मोडुस ऑपरेंडी है, ये क्या नजर आ रहा है? निचली अदालत प्लस मोदी सरकार का एक मंत्रालय प्लस अदानी और सारे यूट्यूब को और इंस्टाग्राम को शांत करने की कोशिश, खासकर वो पत्रकार जो कि काफी बोलते हुए आए हैं। जी जी, ये मामला बहुत दिलचस्प लग रहा है। दिलचस्प इस मामले में कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका जो कहानी हम सुनते थे वो कहानी सच होते हुए दिख रही है। मान लीजिए किसी पत्रकार ने या कई सारे पत्रकारों ने गौतम अडानी पर कुछ कहा तो गौतम अडानी को आपत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर गौतम अडानी को कोई आपत्ति नहीं हुई। किसी एक कंपनी को आपत्ति हो गई। अब क्यों उस कंपनी को आपत्ति हो गई? और अगर किसी निचली अदालत ने कोई एक पक्षीय निर्देश दे दिया तो उसका इस्तेमाल भारत सरकार क्यों कर रही है यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर नोटिस देने के लिए? इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत सरकार अडानी को बचा रही है। यही तो उनके ऊपर आरोप है कई सालों से। वो आरोप को वो खुद ही सच करते हुए दिख रही है। क्यों बचा रही है गौतम अडानी को? भारत सरकार 140 करोड़ लोगों के वोट से बनी हुई है, भाजपा की सरकार, या अडानी के नोट से बनी हुई है? भारत सरकार का क्या काम है कि पहलगाम में जो भारतीय नागरिक हैं उनको सुरक्षा देना उसका काम है या अडानी को सुरक्षा देना उसका काम है? तो ये करके 140 करोड़ लोगों के वोट लेने के बाद अडानी को अगर आप बचाने की कोशिश करते हैं, पहलगाम के सैलानियों को आप सुरक्षा देने के बदले अडानी को सुरक्षा देते हैं, अगर बेटी बचाओ का नारा देने के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे आदमी को, प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, तो भाजपा के ऊपर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? ये मामला पूरा का पूरा क्या है कि ये कह रहे हैं कि ये डिफेमेशन का मामला है। डिफेमेशन मतलब मानहानि। मानहानि कब होती है? जब किसी का मान हो और आपने उसकी हानि की, तब मानहानि होती है। अगर कहीं पर राजा निर्वस्त्र जा रहा है तो राजा को नंगा अगर कहा जाता है तो वो मानहानि नहीं होती, वो सच कहना होता है। तो मानहानि में भारत में डिफेमेशन के मामले में बिल्कुल स्पष्टता है कि आप अगर स्थापित तथ्यों को दोहराते हैं तो मानहानि नहीं होती, वो सच को सच बोलना होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों का आपने नाम लिया, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, इन लोगों ने नया कुछ कहानी बनाई क्या? ऐसा कुछ कहानी तो उन्होंने बनाई नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि अडानी के ऊपर अमेरिकी के कोर्ट में
एक केस हुआ है और अमेरिकी कोर्ट ने उनके ऊपर एक चार्जशीट दायर किया है। वो चार्जशीट ये कहता है कि अदानी ने अमेरिका के नागरिकों से 2000 करोड़ रुपया पैसा उगा लिया है, गलत ढंग से लिया है। और अमेरिका में जो यहाँ की सेबी होती है, वैसे ही वहां की जो संस्था है एसईसी नाम की, उसने कहा है कि अडानी को हाजिर करो। और ये कोर्ट का मामला है। अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट तक फेसबुक पर इसको चला रहा है, अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट अपने इंस्टाग्राम पर चला रहा है कि अडानी के ऊपर नोटिस है। अब अडानी के ऊपर जो नोटिस है, उस नोटिस को भारत सरकार को अडानी को देना है। अभी तक आप वो नहीं दे रहे हैं। तो जो अगर आप ये नोटिस दे रहे हैं रवीश कुमार या ध्रुव राठी या अजीत अंजुम को या नीलू व्यास को देने की सोच रहे हैं, आपको तो ये नोटिस ट्रंप साहब को देना चाहिए, आपको तो ये नोटिस वहां की कोर्ट को देना चाहिए। वहां का कोर्ट ये गलत काम कर रहा है ना, वहां का कोर्ट इस तरह का अडानी के ऊपर कोई चार्जशीट दायर करता ना, ये लोग ये इस तरह की कोई बात करते। तो यहाँ पर डिफेमेशन हुआ ही नहीं है। डिफेमेशन तब होता है जब आप कोई झूठ, किसी के बारे में झूठ फैलाना, जिसे कहते हैं ना रूमर मॉन्गरिंग, अफवाह फैलाने को जो मानहानि कहा जाता है, यहाँ पर कोई अफवाह ही नहीं है। गौतम अडानी के ऊपर अमेरिकी कोर्ट ने एक संज्ञान ले लिया है, चार्जशीट दायर किया है। चार्जशीट दायर किया है, उसका अगर सूचना दे रहे हैं। अगर कल सुबह कहीं पर मान लीजिए कोई भी एक घटना होती है, मान लीजिए अफगानिस्तान में भूकंप आ गया, तो भूकंप आ गया ना भाई, हम क्या करें, हमने थोड़े लाया। आप अगर अखबार के नाते भूकंप आया, 6.5 तीव्रता का भूकंप आया, अगर आपने रिपोर्ट किया, तो आप गलत कैसे हो गए, वहां पर मानहानि कैसे हो गई? जो सच है वो तो बोला गया है। तो हुआ यह है कि होता यह है, साधारण सा नियम होता है नीलू जी की किसी भी उपकरण का उपयोग और दुरुपयोग दोनों संभव होता है। एक माचिस से हम भूखे को खाना भी खिला सकते हैं, माचिस से किसी गरीब की झोपड़ी का घर भी जला सकते हैं। भारत में हम लोगों को लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे ही कोर्ट हैं, लेकिन असल में भारत में करीब 22,000 छोटे कोर्ट हैं जिनको सिविल कोर्ट कहा जाता है। एक चीज समझने की जरूरत है कि ठीक है, कोर्ट्स, जुडिशरी के बारे में लोग बहुत इस समय बोल रहे हैं कि जुडिशरी बिल्कुल सरकार के प्रति झुक गई है, बहुत ज्यादा झुक गई है। लेकिन तब भी हम ये मानकर चलते हैं कि थोड़ी नैतिकता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में है। लेकिन अब ये मोदी और अदानी के गिरोह में जो ये निचली अदालतों के जज अब आने लगे हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए? क्या ये मोडस ऑपरेंडी में अब इसी तरीके से पत्रकारों पर शिकंजा कसा जाएगा जिसमें कि निचली अदालतों को शामिल कर लिया गया है? अब उन जजेस को अगर प्रमोशन चाहिए या उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो जाहिर सी बात है कि वो तो बहुत प्लान्ड तो हो जाएंगे और इसी का फायदा मोदी और अदानी उठाएंगे। नहीं, इसमें उल्टा पड़ेगा। उल्टा इसीलिए पड़ेगा, उन जिसने भी इस तरह के जजमेंट दिए हैं उनको उल्टा इसीलिए पड़ेगा क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो भारत में है, उसके बारे में हम बहुत सुनते हैं, लेकिन 22,000 छोटी अदालतें हैं और वो छोटी अदालत में जज बनने के लिए आपको कोई बहुत अनुभव की जरूरत नहीं होती है। 23 साल के उम्र तक आप अगर आपने कानून की डिग्री ले ली, उसके बाद एक छोटी सी परीक्षा होती है जुडिशियल एकेडमी की, वो परीक्षा पास कर लीजिए, 24-25 साल की उम्र में कोई भी आदमी सिविल कोर्ट का जज बन जाता है। सिविल कोर्ट में मामले क्योंकि सिविल होते हैं, आपराधिक मामले नहीं होते। विवाद जो होता है वो व्यक्तिगत विवाद होता है, दो लोगों के बीच का विवाद होता है। इसीलिए इस तरह के अनुभवहीन लोगों को भी जज बनाने की व्यवस्था है, क्योंकि उसमें कोई जजमेंट आता है तो किसी के क्या कहते हैं मूल अधिकार का हनन होता नहीं है, दो लोगों के बीच में साधारण सा सिविल विवाद होता है, कोई क्रिमिनल विषय अपराध हुआ नहीं रहता है। तो ऐसे जजों को अगर आप खोज के, वो 22,000 कोर्ट छोटे छोटे हैं, कहीं से एक ऑर्डर निकाल लीजिए, उस ऑर्डर के चलते आप अगर देश भर में लोगों को नोटिस देना शुरू कीजिए, तो होगा ये कि ये सारे लोग जिनको नोटिस दिया गया है, ये सारे लोग उस नोटिस को लेके अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको स्टे मांगेंगे, तो तुरंत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में स्टे दे दिया जाएगा। और उसके चलते जिस जज ने इस तरह का, नीचे के अदालत में जिस सिविल कोर्ट के जज ने इस तरह का जजमेंट दिया, उसका आने वाला प्रमोशन रुक जाएगा, क्योंकि आने वाला प्रमोशन सरकार नहीं देती है, वो तो न्यायपालिका के अंदर जो कॉलेजियम है वो देता है। क्योंकि सीधी सी बात है, हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान जो होता है वो नागरिकों का अधिकतम अधिकार का दस्तावेज होता है, और जब नागरिक का अधिकार बहुत ज्यादा होने लग जाता है तो सरकारें डर जाती हैं, और सरकारें एक कानून नाम की चीज बनाती हैं, और कानून के माध्यम से सरकारों का अधिकार अधिकतम होते चला जाता है। तो हमेशा ये टकराव होता है
कि कानून के पास अधिकार ज्यादा है, सरकार कानून के अंतर्गत सरकार के पास अधिकार ज्यादा है, या संविधान के अंतर्गत नागरिकों के पास अधिकार ज्यादा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड केस में देखा। इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो भाजपा पैसा लेती थी वो किसी कानून के अंतर्गत लेती थी, लेकिन जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून के अंतर्गत भले ले रहे हो लेकिन ये कानून गलत है, ये संविधान सम्मत नहीं है, इसीलिए वो इलेक्ट्रल बॉन्ड को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो ये जो कानून और संविधान के बीच की लड़ाई है, इस लड़ाई को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज तो समझ जाते हैं क्योंकि उनको संवैधानिक निर्णय देने का हक होता है, लेकिन नीचे के जज जो होते हैं, जो अभी अभी 23 साल का, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्या कहते हैं इंटर पास किया 18 साल की उम्र में, और 5 साल उसने कानून की पढ़ाई की और छठे साल वो नौकरी पर लग गया जज के नाते सिविल कोर्ट में, तो उसको उतना अनुभव नहीं होता है, संवैधानिक विषयों की जानकारी कम होती है, उसको कानून का ज्ञान तो होता है लेकिन संविधान का ज्ञान कम होता है, तो इसका फायदा उठाते। बात कि अब इस पर जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, चाहे जैसे अजीत अंजुम हो, चाहे ध्रुव राठी हो, चाहे फिर अभिसार शर्मा हो, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? पत्रकारों ने आज ट्वीट किया है, लिखा है, बोला है, और कुछ प्लेटफॉर्म्स पर इस पर कार्यक्रम भी हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने उन वीडियोस को ऑलरेडी टेक डाउन कर लिया है, ये कहते हुए कि देखिए कोर्ट का इंटरिम इंजंक्शन है और हमें इसको टेक डाउन करना है, लेकिन हम इस लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। अब क्या होगा? हैज इट हैड अ वेरी चिलिंग इफेक्ट ऑन द यूट्यूबर्स, या फिर आपको लगता है कि वो यूट्यूबर्स पीछे नहीं हटेंगे और वो इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे? कैसे लड़ी जाएगी अब नहीं, लड़ाई? मेरे ख्याल से सरकार के लिए उल्टा पड़ेगा, दो तरीके से उल्टा पड़ेगा। एक तो ये कि हमें ध्यान में रखना है कि यूट्यूबर्स जब यूट्यूब बनाते हैं तो उससे उनके कुछ मोनिटाइजेशन होता है, मतलब थोड़ा बहुत उनको लाभ होता है। तो हर यूट्यूबर अपना अपना चैनल बनाता है और अपने चैनल को पॉपुलर करने की कोशिश करता है। ध्रुव राठी अपना चैनल बनाते हैं, रवीश कुमार अपना बनाते हैं, अभिसार शर्मा अपना बनाते हैं, अजीत अंजुम अपना बनाते हैं। ये सब लोग अभी तक अलग अलग अपने तरीके से जा रहे थे, सबको आपने एक नोटिस देके अब आपने ऑर्गेनिकली इन लोगों को ऑर्गेनाइज कर दिया। अभी तक ये काम तो कर रहे थे लेकिन अपने अपने तरीके से चल रहे थे। अब क्या होगा, ये सब मिलके करेंगे क्योंकि इसको चुनौती जब देना है, जैसे आपने दिखाया कि काफी सारे यूट्यूबर सब एक हो गए हैं और एक पिटीशन उन्होंने डाल दिया है कि कोर्ट में इसको चैलेंज किया। इसका मतलब आप यूट्यूबर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कल तक जो डिसऑर्गेनाइज थे, अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे, सरकार ने ये उड़ता तीर ले लिया है, अब सब लोगों को एक कर दिया है। तो जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस ऑर्डर को के बाद अपनी यूट्यूब को डाउनलोड मतलब टेक डाउन भी किया है, मतलब उसको बंद भी किया है, वो भी कोर्ट में जाके इसको खोलने की इजाजत लेंगे। ये कहेंगे कि न्यायपालिका ने एक निर्णय दिया है, जब तक इस निर्णय को हम ऊंची न्यायपालिका में चैलेंज करते हैं तब तक न्यायपालिका का मान रख लेते हैं, हम इसको टेक डाउन नहीं करेंगे। उसको उसको व्यू व्यू उसको क्या कहते हैं कि यूट्यूब में एक रहता है कि आप अपने व्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, व्यूअर व्यू नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि सरकारों को यह ध्यान में रखना चाहिए, एक बहुत बड़ा हम लोग उस क्या कहते हैं पीढ़ी से आते हैं नीलू जी, जो कि जेन जेड भी नहीं है लेकिन हम उतने मतलब सीनियर सिटीजन भी नहीं हुए हैं। तो आविष्कार जो होता है, इन्वेंशंस जो होते हैं, उसको हम नजदीक से फॉलो करते हैं। जो भी इन्वेंशन टेक्नोलॉजी में एक मार्टेक्स लॉ करके आता है। मार्टेक्स लॉ का मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजी के इनोवेशन की गति, मतलब नए आविष्कार की गति और कानून बनाने की गति, हमेशा आविष्कार कानून से आगे चलता होता है। आविष्कार बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं और आपके कानून उसकी गति में बहुत पीछे होते हैं। इसका ताजा उदाहरण हमने एक हफ्ता पहले देखा नेपाल में। नेपाल में कुछ ऐसा हुआ कि लोग बहुत यूट्यूब मतलब रील्स देख रहे थे। नेपाल सरकार को लगा कि ये काम गड़बड़ हो जाएगा, उसने वो पूरा का पूरा क्या कहते हैं पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर बैन लगाया। हुआ क्या, 24 घंटे के अंदर नेपाल के करोड़ों लोग जो कि अपना अपना व्यक्तिगत रील देख रहे थे, वो सब एक हो गए। उन्होंने वो बैन के बावजूद वीपीएन के माध्यम से, मतलब कोई दूसरा टेक्नोलॉजी यूज करके एक दूसरा प्लेटफॉर्म पर चले गए, डिस्कॉर्ड नाम का, और 24-48 घंटे के अंदर उन्होंने एक नया अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। उनका सबसे पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि टेक्नोलॉजी के चलते एक देश ने एक नया प्रधानमंत्री चुन लिया। तो जब टेक्नोलॉजी की गति उतनी तेज जा रही है कि सरकारें बैन भी लगा रही हैं, तो टेक्नोलॉजी उसको लांघ रही है। ऐसे में अगर सरकारें कहे कि हम टेक्नोलॉजी को बंद करने के लिए कोई बैन लगाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये उड़ता तीर लेने वाली बात है। दोनों तरफ से ये फंसेंगे।
एक तरफ ऐसा फंसेंगे कि ये यूट्यूबर्स जो कल तक अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहे थे, वो सारे एक नहीं हुए थे। आपने उन सब लोगों को एक साथ एक केस में ले आए हैं। अब क्या होगा, ये सारे मिलके सरकार पर चढ़ेंगे, और संवैधानिक दृष्टि से इनका ये हक बनता है, क्योंकि इन्होंने अडानी के ऊपर कोई नया खुलासा नहीं किया। अमेरिका के कोर्ट ने कह दिया कि अडानी के ऊपर एक केस है। इन्होंने तो अपने यूट्यूब पर उसको सूचना को आपको दिया, न्यूज़पेपर के जरा, न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्टिकल छप गया है, कोई न्यूज छपा है, कोई समाचार छपा है, तो न्यूज़पेपर की क्या गलती? अगर कल कहीं भूकंप हुआ है तो बोलेगा ना भूकंप हुआ है। कल अगर भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ है और भारत जीता है तो बताएगा कि भारत जीता है। अगर सचिन, क्या कहते हैं, सचिन तेंदुलकर जीरो पर आउट हुआ है तो बताना पड़ेगा कि जीरो पर आउट हुए। अब जीरो पर आउट हुए हैं लेकिन हम बताएंगे नहीं, छुपाएंगे तो हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से एक चीज इन लोगों ने, अडानी समूह हो या भारत सरकार, उन्होंने ये समझा नहीं कि इस चीज में डिफेमेशन मतलब मानहानि तब होती है जब कोई नई सूचना दी जाती है। नई सूचना मतलब आपने किसी के खिलाफ कोई अफवाह उड़ाई, कोई रूमर मॉन्गरिंग की, कोई झूठ बोला। यहाँ पर अडानी के खिलाफ अमेरिकी सरकार, वहां की जस्टिस डिपार्टमेंट ने और वहां के कोर्ट ने चार्जशीट दायर किया है। उन्होंने भारत सरकार को वो चार्जशीट भेजा है। उन्होंने कहा है कि अडानी को सर्व कीजिए और अडानी को हमारे यहाँ अमेरिका में भेजिए। अगर भारत सरकार को अडानी को बचाना है तो ये यूट्यूबरों से थोड़े बचाना है, उनको तो बचाना ट्रंप साहब से है। तो ट्रंप साहब का बैन कीजिए ना, ट्रंप साहब का ट्रूथ सोशल बैन कीजिए, ट्रंप साहब का फेसबुक बैन कीजिए, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट का फेसबुक बैन कीजिए। परेशान तो अदानी को वो कर रहा है, परेशान यहाँ पर बेचारा ध्रुव राठी कर रहा है क्या? परेशान रवीश कुमार कर रहे हैं क्या? परेशान अमेरिका कर रहा है। आप मतलब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, आपको दिक्कत किसी और से है, आप किसी और पर अपना क्या फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में हमने नेपाल में देखा कि सरकारें अगर सोशल मीडिया को बैन करने की कोशिश करती हैं, गैग करने की कोशिश करती हैं, टेक डाउन करने की कोशिश करती हैं, तो जनता जो कि कल तक उस सोशल मीडिया में इंडिविजुअली मतलब अलग अलग अपने अपने स्तर पर अपना अपना रील देख रहे थे। अब नेपाल में क्या हो रहा था, एक 10 दिन पहले तक हर आदमी अपने अपने पर्सनल इच्छा की रील देख रहा था। आपने उसको बंद करके सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आया। अब सब लोगों ने सब लोग मिल के एक नया वीपीएन खोल लिए और एक नया प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोग चले गए। नेपाल के लाखों करोड़ों लोग डिस्कॉर्ड नाम के एक नए प्लेटफॉर्म पर जाके एक नया प्रधानमंत्री चुन लिया। लेकिन जो ये मोदानी जो का जो गिरोह है, मैं इसको बार बार गिरोह इसलिए कहती हूँ क्योंकि इनके गिरोह में अलग अलग एलिमेंट्स रोज शामिल हो जाते हैं। जैसे निचली अदालतों का एक गिरोह, वो भी अब इस गिरोह का हिस्सा बन गया है। अब ये इनको इसमें कितनी सफलता मिलेगी, क्योंकि अदानी के ऊपर लोग प्रोग्राम करना बंद कर देंगे? क्या अदानी के बारे में बोलना अब गुनाह हो जाएगा, लोग डर जाएंगे? किस तरह से होगा? जैसे हुआ ना, ये उल्टा होगा, ये ज्यादा होना शुरू होगा। जैसे आज ये अगर मुद्दा नहीं आता, अगर भारत सरकार इस तरह का नोटिस इन लोगों को नहीं दी होती, तो आज आप कार्यक्रम अदानी पर थोड़े कर रहे होते। आप पूछ रहे होते कि भारत के प्रधानमंत्री जी आज क्या कर रहे हैं, ट्रंप साहब ने मोदी जी को जन्मदिन की मुबारकबाद दी, उससे भारतीय राजनीति का क्या होगा। तो चर्चा अदानी से दूर रहती। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये इन्होंने उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया है। अदानी मामला शांत था, मामला कुछ और चल रहा था, ट्रंप का टैरिफ वार चल रहा था, ट्रंप आपके भारत टैरिफ वार में किस तरह से ट्रंप को आंख दिखा रहा है वो चल रहा था। आपने जबरदस्ती अडानी को अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए मैंने कहा ये उड़ता तीर अपने ऊपर लिया है। कल तक ये सारे यूट्यूबर्स जो अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रोग्राम बना रहे थे, ये सारे लोग एक होके अब ऊंची अदालत में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। और स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो भारत की जो वहां पर संविधान देखा जाता है, वहां पर कानून नहीं देखा जाता। अगर आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून गलत है तो संविधान उस कानून को, जो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को निरस्त कर देता है। अगर आपने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गलत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को निरस्त कर देता है और उनको छोड़ भी देता है। तो ये जो निचली अदालत में जाके करने की कोशिश है, मेरे ख्याल से ये ऊंट के मुंह में जीरा कहिए या एक तरह से कहिए कि हताशा में क्या कहते हैं, मरता क्या न करता, हार रहे, कुछ ना कुछ तो करना है, चलो 1 दिन 2 दिन 4 दिन का ही हमको मोहलत मिल जाए। लेकिन ये होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट में जाने, एक तो ये होगा कि सोशल मीडिया में ये और ज्यादा रूप से फैलेगा
जैसा आपका स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, अलग अलग वेबसाइट अब इस स्टोरी को चला रहे हैं, अलग अलग नामी गिरामी वेबसाइट चला रहे हैं। आपके जैसे बड़े बड़े पत्रकार अपने कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को करना शुरू किए हैं। इसका मतलब कल तक अडानी पर जितना क्या कहते थे मसाला या कहिए सूचना या समाचार या प्रोग्राम टीवी पर आते थे, आज उससे 10 गुना ज्यादा आने लग गए। इसी को कहते हैं उड़ता तीर ले लिया है। कल तक ये शांत था। ये क्या कहते हैं कि एक सोया हुआ था, एक चीज पानी खड़ा था, खड़े पानी में आप अगर पत्थर मारेंगे तो कीचड़ ऊपर निकलेगा, तरंगे ऊपर उठेगी। इसीलिए मेरा मानना है कि ये उड़ता तीर लिया है। और इस तरह का सोशल मीडिया का क्या है, मार्टेक्स करके क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी में मार्टेक्स लॉ है, कोई भी आप गूगल सर्च करके देख लीजिए। मार्टेक्स लॉ कहता है कि टेक्नोलॉजी हमेशा आगे चलती है, कानून उसके पीछे चलता है। चाह के भी कानून टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकता है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण हमने नेपाल में देख लिया। नेपाल की सरकार ने बैन करने की कोशिश की, सोशल मीडिया को बैन किया। उसके चक्कर में सोशल मीडिया तो बैन नहीं हुआ, खुद सरकार चली गई और नया नया प्रधानमंत्री आ गया, और वो भी सोशल मीडिया के चलते ही आ गया। जो बैन था, बैन सोशल मीडिया के चलते एक नया प्रधानमंत्री निकल गया। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये उड़ता तीर लिया, ऐसा मुझे लगता है। चलिए इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं, लेकिन देखते हैं कि कैसे अब यूट्यूब पर जितने भी बड़े पत्रकार हैं वो अपने आप को कैसे संगठित करते हैं। लेकिन ये चीज सबकी आंखें खोलेगी कि जो आवाजें लगातार जनता की आवाजें उठाती हैं, जो लोग जनता के बारे में बोलते हैं, जो सच्चाई के बारे में बोलते हैं, वो सच्चाई जिससे सरकार और अदानी जैसे लोग दूर भागते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी सारी गलतियों पर पर्दा डाला जाए, जो कि काम गोदी मीडिया करता है। तो जो लोग उन गलतियों पर पर्दा नहीं डालते, तो उनको चुप कराने का ये मोडस ऑपरेंडी है कि आप निचली अदालत में चले जाएं और अदालत को अपने सारे खून माफ करवा लिए इस एक इंजंक्शन, इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर से। वो भी एक रोहिणी की कोर्ट, निचली अदालत ने एक इंटरिम ऑर्डर दे दिया और उसके जरिए एक जॉन डो ऑर्डर जो कि सब पर लागू होता है, उसे आपने निकलवा के अपने सारे वीडियोस को आपने डिलीट करवाने की सोच ली, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये मानहानि है, आपके ऊपर ये डेफेमेशन है। किस हिसाब से ये डेफेमेशन है, कैसे ये क्वालिफाई करता है, अब ये अदानी को एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि इस ऑर्डर को चुनौती दिया है इन सारे पत्रकारों ने। अब देखना होगा कि ये लड़ाई कितनी लंबी है, कितनी कठिन है, या फिर ये वाकई में ये लड़ाई मोदी सरकार और अदानी के लिए ये महंगी भी पड़ सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।